हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई हैव कम अप विद माय नेक्स्ट वीडियो जो कि टैक्स प्लानिंग के ऊपर मैंने बनाई है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे मैथमेटिक्स को यूज़ करके हम कुछ एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं, हाउ टू यूज़ प्रोबेबिलिटी टू मेक सम मनी। नाउ इन दिस वीडियो आई कैन हेल्प यू रिगार्डिंग, आई वांट टू टेल यू रिगार्डिंग द टैक्स प्लानिंग थिंग, जो कि आप टैक्स कैसे प्लान कर सकते हो। इनफैक्ट अभी जो रिसेंट बजट आया है और उसमें जो एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इक्विटीज़ पे और म्यूचुअल फंड्स पे इंक्रीज़ कर दिया है, जो 15% से 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर दिया है, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% था वो 12.5% कर दिया है। तो ये वीडियो आई थिंक मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रहा था, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट बजट ये वीडियो और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि जो टैक्सेस और इंक्रीज हो गए हैं तो एवरीवन शुड नो कि वो कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और उस टैक्स प्लानिंग से वो कैसे अपना कुछ टैक्स सेव कर सकते हैं। बिकॉज एवरीवन हैज़ अ राइट कि उनको कुछ चीज़ें पता हो जिससे टैक्स प्लान हो सकता है। एंड माइंडेड दिस इज़ नॉट अ टैक्स इवेजन टाइप ऑफ वीडियो, ये एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग चीज़ है जो कि आप ऑफिशियली कर सकते हो विद इन द रूल्स एंड द गाइडलाइंस ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं दो कंसेप्ट बताऊंगा जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड हैं। एक कंसेप्ट है ग्रैंडफादरिंग क्लॉज और दूसरा कंसेप्ट है टैक्स हार्वेस्टिंग का। तो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज और टैक्स हार्वेस्टिंग को बताने से पहले मैं आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छोटी सी डिटेल देना चाहता हूँ कि शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है जब 1 ईयर या 12 मंथ्स से ज़्यादा हम उस एसेट को होल्ड करते हैं और उसके बाद अगर हम उसको सेल करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले 15% था जो कि अब इस बजट में 20% हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले 10% था जो बजट में 12.5% हो गया है। तो कोई भी एसेट अगर आप 12 मंथ्स से ज़्यादा के बाद सेल करते हैं तो अब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगेगा। एंड सेम इज वैलिड फॉर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। बट फॉर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स मैं आपको दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं बेसिकली जो इक्विटी में पैसा लगाते हैं, कि डायरेक्टली कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या एल&टी और मे बी अदर कंपनीज, नेस्ले एंड सो ऑन, आप इनमें डायरेक्टली इक्विटी में पैसा लगा रहे हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स। एक बास्केट बनती है म्यूचुअल फंड्स की, उस म्यूचुअल फंड का एक नेट एसेट वैल्यू एनएवी डिसाइड होता है। उस एनएवी के बास्केट के एनएवी के अकॉर्डिंग आपको कुछ यूनिट्स एलोकेट होते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। ऑन द अदर वे एक डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि कंपनी में हिस्सेदारी नहीं रखते, क्योंकि इक्विटी मतलब हिस्सेदारी। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में आप हिस्सेदारी नहीं रखते, कंपनी को कुछ डेट देते हो और उस हिसाब से आपके रिटर्न्स जनरेट होते हैं। तो हम डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे आज ज़्यादा बात नहीं करने वाले, तो एक मैं छोटा सा बस डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। जैसे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या नॉर्मल शेयर्स के केस में लेस देन 12 मंथ्स को शॉर्ट टर्म समझा जाता है और मोर देन 12 मंथ्स को लॉन्ग टर्म समझा जाता है। डेट ओरिएंटेड के केस में लेस देन 3 ईयर्स मतलब 36 मंथ्स को शॉर्ट टर्म समझा जाता है और मोर देन 36 मंथ्स को लॉन्ग टर्म समझा जाता है। और उस पे जो टैक्सेस हैं वो परसेंटेज के हिसाब से डायरेक्टली नहीं लगते, वो आपकी जो भी गेन्स है डायरेक्टली आपकी स्लैब में ऐड होते हैं और उसमें आपको लॉन्ग टर्म में भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। दैट्स इट फॉर दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिस्कशन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 2018 में जो चेंजेस हुए उसमें क्या चेंजेस हुए। 2018 31 मार्च 2018 को बजट के टाइम पे एक अनाउंसमेंट हुआ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 में एग्जेम्प्ट थे, आपको सेक्शन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता ही नहीं था। 2018 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टार्ट हुआ। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 में एग्जेम्प्ट था। अब उसकी जगह एक न्यू क्लॉज सेक्शन 112A इंसर्ट किया गया जिसके अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10% एंड एवरी ईयर 1 लाख ऑफ कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट, जो कि रिसेंट बजट में 2024 में दैट 1 लाख ऑफ एग्जेम्पशन हैज बीन इंक्रीज टू 1.25 lakhs and the taxes of 10% has been increased to 12.5%. So basically क्या हुआ कि जो आपका जो एग्जम्प्ट थे अभी तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अब एग्जम्प्ट नहीं रहे। अब उन पे आज के टाइम के हिसाब से देखें तो
12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, बट फर्स्ट 1.25 lakhs एवरी ईयर ऑफ LTCG विल बी एग्जम्प्ट। तो इसमें एक वन टाइम क्लॉज दिया गया, ग्रैंडफादरिंग क्लॉज। अब समझते हैं ग्रैंडफादरिंग क्लॉज को। ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का क्या मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल्स जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको एक वन टाइम एग्जम्पशन दी गई, और उन इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं ग्रैंडफादर्ड इंडिविजुअल्स। इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज एक एग्जांपल देके हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूँ कि किसी ने 2001 से म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की थी। तो 2001, 2002 अप टू 2018 तक उसकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन हो गया था। लेट्स सपोज उसका 20 लाख का टोटल प्रिंसिपल अमाउंट था, जिसपे उसको 2001 से अभी तक 80 लाख के रिटर्न जनरेट हो गए थे। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में इतने रिटर्न जनरेट होना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। तो उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का था, जिसमें 20 लाख उसकी खुद की कैपिटल है और 80 लाख का उसका गेन है। तो उस 80 लाख के गेन पे आज अगर वो इंडिविजुअल रिडीम करता है तो 80 लाख के ऊपर उसको 2018 के बाद जैसे ही वो रिडीम करता है उसको 10% LTCG देना पड़ता, जो कि अब 12.5% हो गया है बजट 2024 में। बट हम पहले की बात कर रहे हैं 2018 की। लेट्स सपोज जब ये क्लॉज इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये क्लॉज के इंट्रोड्यूस होने के बाद 2018 में जब इंडिविजुअल ने अपना म्यूचुअल फंड्स रिडीम करे, तो लेट्स सपोज 31 मार्च से पहले, एक दिन पहले, लेट्स सपोज 30 मार्च को अगर वो इंडिविजुअल सारे के सारे अपने म्यूचुअल फंड्स रिडीम कर लेता, तो उसको एक भी पेनी शेल आउट नहीं करनी पड़ती फॉर टैक्सेस। बट आफ्टर 31 मार्च he will have to pay 10% on his profit, like 80 lakhs का 8 lakhs rupees he will have to pay for taxes. So this one time grandfathering clause was provided for these individuals जो कि पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिन्होंने उसकी एक कट ऑफ डेट रखी 31 जनवरी 2018। इस कट ऑफ डेट को रखने का क्या मतलब था कि 31 जनवरी को जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस एसेट की, हम उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे, प्रोवाइडेड दैट वो फेयर मार्केट वैल्यू आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज़्यादा हो। तो एक छोटा सा आपको मैं ये स्लाइड दिखाता हूँ जिसपे आपको ये चीज़ बेटर आप पता कर सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट shall be deemed to be higher of actual cost of acquisition of such investment and lower of fair market value of such investment as on 31st January 2018 or full value of consideration received as a result of transfer of capital asset, that is sale price. So the capital gain will be sale price minus revised cost of acquisition. तो हम इतनी निटी-ग्रिटीज में नहीं जाते, मैं आपको ब्रॉडली इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने क्या बताया अभी। लेट्स सपोज आपका कोई एसेट था जो आपने पहले खरीदा था 2018 से पहले, जो लेट्स सपोज आपने हाइपोथेटिकली 1 लाख रुपीज़ में खरीदा था 2010 में। अब 31 जनवरी जो कि कट ऑफ डेट रखी थी 2018 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस डेट को फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी उसकी, और मोस्ट लाइकली म्यूचुअल फंड्स के केस में वो फेयर मार्केट वैल्यू 99% केसेस में ज़्यादा ही होगी। तो वो 10 लाख का एसेट आपका जो आपने 2010 में 10 लाख का खरीदा था, अब वो आपका एसेट 20 लाख का हो गया 2018 में 31 जनवरी को। अब 2020 में आप उसको सेल करना चाह रहे हो जो कि 2020 में 22 लाख का हो गया है। तो बेसिकली तो आपने 2010 में 10 लाख का खरीदा था, आज 2020 में उसको आप 22 लाख का बेचना चाह रहे हो, तो आपको कैपिटल गेन पड़ना चाहिए 22 लाख माइनस 10 लाख पे, दैट इज 12 लाख पे, राइट। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि यही ग्रैंडफादरिंग क्लॉज है जिसका बेनिफिट उठाकर आप टैक्स को प्लान कर सकते हो और आप अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हो। क्योंकि एज पर द गवर्नमेंट आपका एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू 31 जैन 2018 को देखा जाएगा कि जो भी 31 जैन 2018 को फेयर मार्केट वैल्यू है, अगर वो ज़्यादा है उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। सो जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो आपका 22 लैक्स जो कि प्राइस है 2020 में, माइनस 20 लैक्स जो कि प्राइस है 31 जैन 2018 को। तो 22 लैक्स माइनस 20 लैक्स, 2 लैक्स का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और आपको उसी पे टैक्स देना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज द ग्रैंडफादरिंग क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट 2018, राइट। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग से क्या होता है? टैक्स हार्वेस्टिंग को आप कैसे यूज कर सकते हो? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए यूज हो सकता है। आप इसको म्यूचुअल फंड्स और
इक्विटी शेयर्स डायरेक्टली, उसमें दोनों में आप इसको यूज कर सकते हो। और इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि जो एग्जम्पशन हमें मिलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, जो पहले 1 लाख थी, अब रिसेंटली बजट 2024 में 1.25 लाख हो गई है, इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखो 1.25 लाख अगर ये एग्जम्पशन ना होती तो 1.25 लाख के कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% के हिसाब से आप अराउंड 15,600 के आसपास आप टैक्सेस पे करते। तो वो 15,600 रुपीज आप कैसे बचा सकते हो कि आप हर साल अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करो। वैसे म्यूचुअल फंड जब आप रिडीम करते हो तो उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट लगता है, जो म्यूचुअल फंड्स आपने शुरू में खरीदे होंगे वो ही सबसे पहले रिडीम होंगे। तो आप जो भी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, आप उसमें अपनी शीट देखिए, उसमें आप ये एक ओवरव्यू ले लीजिए कि कैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट लगा के हमें मैक्सिमम ऑफ इतना कॉर्पस निकालना है हर साल कि मेरा 1.25 लाख तक का गेन निकले कुछ, क्योंकि उसमें कुछ प्रिंसिपल भी होगा। लेट सपोज आप 2.5 लाख रुपीज हर साल निकाल रहे हो और उस 2.5 लाख में 1.25 लाख का आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपका खुद का पैसा है, और 1.25 लाख रुपीज आपको गेन हुआ था। बिकॉज 1.25 लाख तक का गेन एग्जम्प्ट है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से ओवर द ईयर्स, लेट सपोज 10 साल, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स डाउन द लाइन आपका एक 30-40 लाख का कॉर्पस बनता है, जिसमें 10-15 लाख का आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने खुद इन्वेस्ट करा है, और 15-20 लाख का गेन्स है उसके ऊपर से जो आपको उस पे इन्वेस्टेड मनी पे जो आपको गेन्स हुआ है, वो 20-25 लाख रुपए जो भी आपको गेन्स हुआ है, वो गेन्स आप कैसे एकदम से अगर आप 10 साल बाद रिडीम करोगे तो उस पर पूरा का पूरा टैक्स लगेगा 10% के 12.5% के हिसाब से आज के टाइम पे। और वो 12.5% 20 लाख के हिसाब से इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2.5 लाख रुपीज। तो वो आप सारा का सारा कैपिटल गेन कैसे बचा सकते हो कि हर साल आप कुछ अमाउंट को रिडीम करो, जो कि अमाउंट मैक्सिमम 1.25 लाख तक का कैपिटल गेन दे आपको, और जब आप उसको री इन्वेस्ट करोगे फिर से म्यूचुअल फंड्स में तो वो आपका पूरा प्रिंसिपल कंसिडर होगा। लाइक आपने 2.5 लाख रुपीज का कॉर्पस विड्रॉ किया जिसमें 1.25 लाख रुपीज प्रिंसिपल है और 1.25 लाख रुपीज आपका गेन्स है, उसको आप विड्रॉ करो क्योंकि गेन्स एग्जम्प्ट है 1.25 लाख तक, उसको आप कुछ दिन बाद फिर से री इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड में, तो अब आपका ये 2.5 लाख पूरा का पूरा प्रिंसिपल की तरह इन्वेस्ट होगा। और जब कल को आप 10 ईयर्स डाउन द लाइन आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करना चाहोगे तो मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो होगा आपका वो प्रिंसिपल होगा, ना कि आपका रिटर्न होगा। और प्रिंसिपल पे ऑब्वियसली टैक्स नहीं होगा, सिर्फ रिटर्न पे टैक्स होगा। तो आप मोस्टली अपना ये इस तरह से आप टैक्स प्लान कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है टैक्स हार्वेस्टिंग का। टैक्स हार्वेस्टिंग को यूज करके कैसे आप अपना जो गेन्स है उनको मिनिमाइज कर सकते हो, आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्सेस को आप मिनिमाइज कर सकते हो। इनफैक्ट एक टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का एक और कंसेप्ट है जो कि अल्टीमेट कंसेप्ट है। आप अब उससे अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दोनों को आप मिनिमाइज कर सकते हो। बेसिकली ये कैसे काम करता है कि लेट सपोज आपने एक कंपनी एक्स के शेयर्स खरीदे 100 रुपीज के, 100 शेयर्स 10,000 रुपीज के, और कुछ दिन बाद वो 100 रुपीज का शेयर 50 रुपीज का हो जाता है, तो अब आपको 5,000 रुपीज का ओवरऑल उस ट्रांजेक्शन पे लॉस हो रहा है। अगर आप उस ट्रांजेक्शन को बुक कर देते हो तो वो ट्रांजेक्शन को बुक करने की वजह से आपका जो गेन्स है, जो आपके और गेन्स हैं, लेट सपोज उस साल में आपके 20,000 रुपए के शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, लेकिन अगर आप अपना ये लॉस बुक कर लेते हो 5,000 रुपए का, तो आप उस शेयर में से वो 5,000 रुपए का लॉस माइनस कर सकते हो। तो 20,000 का गेन्स माइनस 5,000 का लॉस, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15,000 का ही हुआ। एंड इनफैक्ट आप उस शेयर को 1 से 2 दिन बाद फिर से दोबारा खरीद सकते हो। ऑल्दो कुछ इकोनॉमीज में लाइक यूएस ये वॉश सेल्स के नाम से रिप्रेजेंट होता है कि ये एक तरह का आई वॉश है अपने गेन्स को लॉसेस के साथ ऑफसेट करने के लिए। बट इन इंडिया ऐसा कोई रूल नहीं है, वॉश सेल्स बहुत बिल्कुल लीगली परमिटेड है और आप इसको यूज कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी। आपके इक्विटी में जो भी लॉसेज हैं ये सिर्फ इक्विटी में यूज होता है क्योंकि इक्विटी में ही लॉसेज होते हैं। डायरेक्टली अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें जो भी लॉसेज हैं आप उसको फाइनेंशियल ईयर के एंड में या विद इन द फाइनेंशियल ईयर आप उन लॉसेज को बुक कर लीजिए, और फिर से अगर आपको लगता है वो शेयर की आपकी अच्छी कन्विक्शन है उसके ऊपर कि दैट शेयर कैन एक्चुअली डू वेल इन फ्यूचर, आप उसको फिर से उस बाय कर लीजिए। बट जो कि आपके लॉसेज एक बार बुक हो चुके हैं वो आपके ऑफसेट हो जाएंगे आपके गेन्स के साथ। बट इसमें बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो कि ये है कि जो शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ ऑफसेट किया जा सकता है।
लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही ऑफसेट किया जा सकता है। तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, टैक्स हार्वेस्टिंग और ग्रैंडफादरिंग क्लॉज को आप अच्छे से यूज़ करके अपने टैक्सेस की बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी मीटिंग यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।